हम कल क्या थे, अब क्या हैं और क्या होंगे अभी। हम कल क्या थे, अब क्या हैं और क्या होंगे अभी। आओ मिल बैठ कर सोचें ये कभी। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अर्थ मित्रा और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अर्थ मित्रा डॉक्टर जयदीप शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। और जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं फाइनेंस में, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। और जो भी हमारे कोर्सेज हैं लाइक BBA, MBA, BCom, MCom, उसमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आइदर इन द नेम्स ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दैट इज SAPM, और कई जगह हम इसको पढ़ाते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दैट इज IAPM। बट सिलेबस मोर और लेस सेम रहता है, तो ये स्टूडेंट के लिए तो यूजफुल है ही है। बट क्योंकि हम किसी न किसी वे से शेयर मार्केट से आज के टाइम जुड़े हुए हैं, वी नीड टू बाई शेयर, वी नीड टू सेल द शेयर, तो उसके लिए भी हमें सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है। तो वेदर यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑल्सो, इफ़ यू आर ए इन्वेस्टर ऑल्सो, और यू आर ए फ्यूचर इन्वेस्टर, देन ऑल्सो इट इज लेक्चर इज यूजफुल फॉर यू। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट एवेन्यूज और अल्टरनेटिव फॉर इन्वेस्टमेंट, हाउ वी कैन चूज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, और हाउ वी कैन क्रिएट आवर पोर्टफोलियो, or what are the various type of analysis. So there are two types of analysis which we discuss in this subject. One is fundamental analysis and another one is technical analysis. So in the coming lecture we will also discuss all this. So first comes investment. What is the meaning or definition of investment? Or before investment we also discuss what is saving. Saving is that part of your investment which you save for the future purpose. Means saving is equal to income minus your expenses. For example, if I am earning 2 lakh rupees per month and my household expenses or my expenses are 1,20,000, so 2 lakhs minus 120, that is 80,000 is my saving. Why we need to do saving? We need to do saving for the future purpose, because future are uncertain, so we want to face the future, so we need to save more. Second reason for the saving is there are two type of expenses we have to incur. One are regular expenses like our household expenses, kitchen expenses, our children school fees, clothing, entertainment, etc. These are regular expenses which we need to incur month by month. But there are some other expenses also which will incur in the future, but we require lots of fund for that. जो फ्यूचर में होंगे, कभी कभी होंगे, बट उनके लिए ज़्यादा पैसा चाहिएगा। फॉर एग्जांपल, मुझे अपना घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की शादी करनी है या बच्चों की हायर स्टडी करनी है। स्कूलिंग तो हमारी रेगुलर एक्सपेंसेस हो गया, बट अगर मैं चाहता हूँ मेरा बेटा आज से 5 साल बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन ले या MBBS डॉक्टर में एडमिशन ले, तो उसके लिए मुझे एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा चाहिएगा। ठीक, इसी तरह कल को अगर मुझे आज से 8 साल 10 साल बाद अपने बच्चों की शादी करनी है, तो मुझे उस टाइम एक साथ लमसम अमाउंट चाहिएगा। तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू सेव फॉर आवर करंट इनकम। ठीक, तो सेविंग होगी हमारी इनकम माइनस एक्सपेंसेस। बट सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलता, वी नीड द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? सेकेंड स्टेप आफ्टर द सेविंग। इन्वेस्टमेंट मीन्स कमिटिंग योर सेव्ड मनी टू अर्न फ्यूचर रिटर्न। मीन्स जो पैसा आपने ऑलरेडी सेव किया है उसको ऐसी जगह कमिट करना, ऐसी जगह इन्वेस्ट लगाना उस पैसे को, सो दैट उससे आपको रिटर्न भी मिले। या सीधे शब्दों में कहते हैं ना, पैसे से पैसा कमाना। सेविंग क्या है? पैसा बचाना। और इन्वेस्टमेंट क्या है? उस बचे हुए पैसे से और ज़्यादा पैसा कमाना या उस पैसे को बढ़ाना। मान लो आज मैंने 1 लाख रुपए 1 साल में सेव कर लिए, ठीक, अब मैं चाहता हूँ उस 1 लाख को ऐसी जगह कमिट करूँ, ऐसे प्रोजेक्ट में, ऐसी असेट्स में लगाऊँ जिससे कि वो 1 लाख से बढ़ें, उससे मुझे कुछ रिटर्न मिले। रिटर्न हमारी 2 तरह की हो सकती है, या तो रेगुलर रिटर्न मिले, जैसे मानो 1 लाख रुपए को मैं किसी को मंथली इनकम प्लान में लगा देता हूँ, वहाँ से हर महीने मुझे 1000 रुपये इंटरेस्ट मिलता है, तो ये हमारी क्या होगी? रेगुलर रिटर्न। कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिसमें रिटर्न हर महीने या रेगुलर नहीं मिलता, बल्कि एक साथ वापस बाद में इकट्ठा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी कोई रियल एस्टेट का कोई प्लॉट खरीद लिया मान लो 20 लाख रुपए का, और उसको मैंने 2 साल अपने पास होल्ड करके रखा, तो इस 2 साल में मुझे उससे कोई इनकम या रिटर्न नहीं होगी। बट मान लो मैंने 2 साल के बाद
मैं उसको 30 लाख में या 35 लाख में बेच देता हूं, तो जो डिफरेंस जो एक्स्ट्रा मुझे मिलेगा वो मेरी क्या कहलाएगी, रिटर्न। ठीक, तो रिटर्न हमारी दोनों तरह की हो सकती है, रेगुलर इनकम या रेगुलर रिटर्न, और एक हमारी होगी एंड टर्म रिटर्न। ठीक, कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिसमें सिर्फ रेगुलर रिटर्न होती है, कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिसमें सिर्फ लास्ट में रिटर्न होती है, कुछ एसेट्स ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें दोनों तरह की रिटर्न होती है। फॉर एग्जाम्पल शेयर या स्टॉक, अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको रेगुलर टाइम टू टाइम उस पर डिविडेंड मिलता है, और लास्ट में जब आप उस शेयर को बेचेंगे तो आपको उससे प्रॉफिट भी मिल सकता है, तो आपके रियल रिटर्न दोनों का जोड़ हो जाएगी। तो आपके रिटर्न क्या होगी, एडिशन ऑफ बोथ रेगुलर इनकम एज वेल एज एंड रिटर्न। ठीक, जो लास्ट में मिलती है। तो रेगुलर इनकम नॉर्मली हमेशा पॉजिटिव होती है, एंड टर्म की रिटर्न मोस्टली पॉजिटिव होती है, बट समटाइम्स नेगेटिव भी हो सकती है। आप कहोगे कैसे कैसे रिटर्न हमारी नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो रिटर्न नेगेटिव कैसे हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी का स्टॉक 2000 रुपये में खरीदा, आपको हर साल उस पर 20-20 रुपये डिविडेंड तो मिलता रहा, बट जब आपको 4 साल बाद बेचने गए उस टाइम मार्केट डाउन थी ड्यू टू कोविड जैसे कह सकते हो, या कोई वार छिड़ गया और उस टाइम मार्केट डाउन हुई, उसी टाइम आपने उस शेयर को बेचना पड़ गया किसी रीजन से, और बाई चांस जिस दिन आपने उसको बेचा उस दिन रेट था 1500 रुपये या 1600 रुपये। आपने खरीदा था आज से 5 साल पहले 2000 रुपये का, बट जब उसको सेल करने गए तो रेट मिला सिर्फ 1600। तो जो 400 रुपये पर शेयर का आपका लॉस हुआ, एक्चुअली ये क्या है, नेगेटिव रिटर्न है। यानी सोचा तो आपने ये था कि 2000 में इन्वेस्ट करूंगा पर शेयर में तो मुझे ज़्यादा मिलेगा, बट सम टाइम कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस। तो ये लॉस एक्चुअली क्या है, इट इज़ ए नेगेटिव रिटर्न। तो रिटर्न हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है एंड टर्म, और कभी कभी नेगेटिव भी हो सकती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिस्क की। जगह हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे। तो जहाँ पे रिटर्न हमारी नेगेटिव होने के चांसेस हैं उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, रिस्की है। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया हमारा, वी आर सेक्रीफाइसिंग आवर प्रेजेंट कंजम्पशन फॉर द फ्यूचर पर्पज। यानी हमारी इनकम तो लिमिटेड है, मैं क्या कर रहा हूँ, आज अपना जो खर्चे हैं उनको कम कर रहा हूँ, अपने इच्छाओं को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सके, फ्यूचर के जो मेरे बड़े खर्चे हैं, जो जरूरी खर्चे हैं वो पूरा हो सके। ठीक, तो यानी सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आप अपने प्रेजेंट कंजम्पशन को मार रहे हैं, अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम कर रहे हैं, सो दैट आपको वो पैसा फ्यूचर में बढ़ करके मिले। एक वर्ड जो इसमें और आता है इन्वेस्टमेंट की, जब भी हम बात करते हैं, स्पेकुलेशन। तो देयर आर 2 वर्ड, कुछ सिमिलरिटी है कुछ डिफरेंस है, कई बार हम उनको एक समझ लेते हैं, बट इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट एंड स्पेकुलेशन इज डिफरेंट। तो क्या रीजन और क्या डिफरेंस के पॉइंट हो सकते हैं, जैसे बेसिस ऑफ डिफरेंस विल रिस्क। सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता है बट मॉडरेट होता है, रिस्क तो होगा बट रिस्क क्या होगा, मॉडरेट। कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जिसमें रिस्क बहुत कम होगा, कुछ में थोड़ा होगा, कुछ में ज़्यादा होगा। बट स्पेकुलेशन ऑन द अदर हैंड इट इज़ ए वेरी हाई रिस्की प्रोडक्ट भी नहीं है। एक्चुअली स्पेकुलेशन क्या है, यू आर गैसिंग, आपका कोई एनालिसिस। दूसरा एक रीजन जो हम पर डिफरेंस बताते हैं, दैट इज बेस क्या है इसका। तो इन्वेस्टमेंट हम हमेशा एनालिसिस बेस पे करते हैं, हम कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कुछ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, मार्केट का एनालिसिस करेंगे, तब हम इन्वेस्ट करते हैं। बट स्पेकुलेशन करने के लिए हम कोई एनालिसिस नहीं करते, गैस वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेकुलेशन क्या करते हैं, आज अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो हम सट्टा लगाते हैं कि आज इंडिया जीतेगा, या कुछ लोग कहते हैं आज पाकिस्तान जीतेगा। तो उसके पीछे कोई जरूरी नहीं कि कोई लॉजिक हो, और उसमें चांसेस हैं आपका पैसा डबल मल्टीपल भी हो सकता है और पैसा डूब भी सकता है। तो यानी रिस्क हमारा बहुत हाई है, जबकि इन्वेस्टमेंट में इतना नहीं होगा। शेयर होगा थोड़ा बहुत, या तो बढ़ जाएगा या थोड़ा घट जाएगा, तो हमें पता रहता है। बट स्पेकुलेशन या सट्टे में या इस तरह के जो ट्रेड होते हैं उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और पूरा डिपेंड किस पे करता है, गैस वर्क पे है। जबकि इन्वेस्टमेंट के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस करते हैं, इसका एक लॉजिकल अप्रोच यूज करते हैं, लॉजिकल प्रोसेस को यूज करके फिर हम डिसाइड करते हैं वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट, और हाउ मच टू इन्वेस्ट एंड व्हेन टू इन्वेस्ट। बट स्पेकुलेशन में ऐसा नहीं होता। एक डिफरेंस हम क्या बना सकते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इन्वेस्टमेंट हम हमेशा किसके लिए करते हैं, एक स्टेबल रिटर्न के लिए, एक मॉडरेट इनकम के लिए करते हैं, जबकि स्पेकुलेशन की जाती है क्विक प्रॉफिट। आपको रातों रात अमीर होना है तो हम सट्टेबाजी में जाएंगे, बट आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए, एक स्टेबल इनकम चाहिए, एक मॉडरेट इनकम चाहिए, तो हम उसके लिए इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बोथ आर डिफरेंट, इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट एंड स्पेकुलेशन इज
डिफरेंट। और इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्पेकुलेशन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्पेकुलेशन इज वेरी हाई है और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इलीगल ऑल्सो। तो स्पेकुलेशन के ज़्यादातर जो टूल्स हैं उसमें इलीगल भी हैं, हाँ कुछ लीगल भी हैं, बट रिस्क सब में बहुत ज़्यादा है, ठीक। और पूरे का पूरा ये गैस वर्क है, ठीक। तो हमें स्पेकुलेशन की बजाय किस पे फोकस करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या हो गया, आपने जो आज अपना पैसा सेव किया है, सेव कैसे किया, आपने अपनी प्रेजेंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस किया है। मेरा मन था घूमने जाने का, इधर उधर खर्च करने का, बट मैं उस पैसे को बचा करके इन्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मेरे पास इकट्ठा पैसा हो सके, जिससे या तो मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए या जो मेरे बड़े खर्चे आने वाले हैं, बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, उसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर फंड इकट्ठा हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द वेरियस टूल्स और इंस्ट्रूमेंट वेयर वी कैन इन्वेस्ट। कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने ये तो देख लिया कि इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमारा पैसा बढ़ेगा। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक चीज़ हम और डिस्कस करते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। सो देयर इज वन वर्ड कॉल इन्फ्लेशन या महंगाई, ठीक। इन्फ्लेशन या महंगाई क्या होती है, जो प्रोडक्ट या सर्विस हम यूज कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनकी रेट या प्राइस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। कोई भी चीज़ आप देख लो, जो चीज़ पहले जिस रेट में आती थी आज उस रेट से कहीं ज़्यादा आ रही है और फ्यूचर में भी ये चलेगा। इन्फ्लेशन हमारा कंटिन्यूस बढ़ता रहता है और इन्फ्लेशन से हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस बढ़ते रहते हैं। तो अगर मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ सिर्फ सेव और उसको प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो वो पैसा एक्चुअली बढ़ेगा नहीं, बट उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो उससे बचने के लिए भी जरूरी है कि हम इन्वेस्ट करें। तो नाउ क्वेश्चन अराइज कि कहाँ इन्वेस्ट करें। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इन्वेस्ट करना है, बट व्हाट आर द वेरियस टूल्स। तो बेसिक टूल्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, दैट इज सिंपल। सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, बैंक में आप जाइए और सेविंग अकाउंट या एफडी में इन्वेस्ट कर दिए, फिक्स डिपॉजिट, या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर दीजिए। इन ये सब में क्या होते हैं, रिस्क फ्री होते हैं, बट इसमें रिटर्न बहुत कम होती है। हम सब जानते हैं कि अगर सेविंग अकाउंट में हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो 3% या 3.5% का इंटरेस्ट हमें एनुअल साल का मिलेगा, ठीक। साल में अगर मैंने आज 1 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिए तो 1 साल के बाद वो सिर्फ 1,03,000 रुपये ही बनेंगे, यानी सिर्फ 1 साल के बदले मुझे सिर्फ 3,000 की रिटर्न मिलेगी, दैट इज 3%, ठीक। जबकि हमारी महंगाई की रेट हम बात करते हैं 6 to 7% to 8%, तो डेटा बोलता है कि उतनी महंगाई हमारी हर साल बढ़ रही है। तो एक्चुअल में अगर हम पैसा सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं तो पैसा बढ़ने की बजाय हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक। सेम ऐसे ही हमारा फिक्स डिपॉजिट में जाए तो वहाँ पे अराउंड 6 to 7% रिटर्न होती है, तो वो भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकती। तो ये जो है हमारे इन्वेस्टमेंट जो सेफ हैं, बैंक अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है, ये इन्फ्लेशन के बराबर या उससे कम ही रिटर्न देते हैं। तो हम अपने पोर्टफोलियो में आजकल कुछ नई टूल्स या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, दैट इज लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा। तो जब भी इन्फ्लेशन हमारी बढ़ेगी तो हमारी कंपनीज का प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा और अल्टीमेटली कंपनीज का प्रॉफिट भी बढ़ता है। और जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी बढ़ता है। सो इन अदर वर्ड वी कैन से, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी मार्केट का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, हमारी मार्केट का प्राइस भी बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली व्हाट वी कैन से, अगर हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न लेनी है, तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है जो कि इक्विटी मार्केट से रिलेटेड है, या तो शेयर के फॉर्म में है या म्यूचुअल फंड के फॉर्म में है। तो उससे क्या होगा हमारा कि उसकी रिटर्न ज़्यादा आने के चांसेज हैं। फ्यूचर तो अनसर्टेन है, ये नहीं कह सकते, बट पिछला डेट, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं। नंबर 1 उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। हम आगे की तो बात करते हैं बट वो तो श्योर नहीं है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। तो अगर आप शेयर मार्केट का डेटा देखेंगे, इंडिया का BSE सेंसेक्स का या निफ्टी का जब से भी है, तो अगर आप डेटा पिछले 30-40 साल का डेटा भी उठा के देखेंगे तो ऑन एन एवरेज हमें 15 to 16 to 17% रिटर्न हमें इंडेक्स ने दिया है या म्यूचुअल फंड ने दिया है। कुछ स्कीमें ज़्यादा भी दिया है, बट ऑन एन एवरेज 15-16% रिटर्न हमें मिला है। तो ट्रैक रिकॉर्ड बोल रहा है कि
अगर लॉन्गर पीरियड के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में तो हमें 15-16% रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। चांसेस है, श्योरिटी नहीं है, बट पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बोल रहा है। और आगे भी हमें लग रहा है कि इंडिया अगर ग्रो करेगा, मार्केट अगर देश ग्रो करेगा, इंडिया साइन करेगा, तो ऑटोमेटिकली कंपनीज का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि जीडीपी बढ़ेगी तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो इफ़ वी वांट टू टेक पार्ट इन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी, अगर हमें लगता है कि इंडिया ग्रो करने वाला है, इंडिया साइन करने वाला है और हम भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो वन ऑफ द मेथड इज बाय इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी मार्केट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी शेयर क्या होता है? पार्ट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल है। तो हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीद के एक किस्म से उसकी ओनरशिप ले लेते हैं। तो अगर मेरे पास रिलायंस का अगर एक भी शेयर है तो आई एम द ओनर ऑफ रिलायंस कंपनी, हाउएवर माई शेयर इज 0.000000001, बट मैं उसका मालिक हूँ। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी रिलायंस, मेरे शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा और बीच बीच में मुझे हर साल डिविडेंड भी मिलता रहेगा। तो इक्विटी शेयर में हम इन्वेस्ट करके कर सकते हैं, ठीक। बट हर किसी के पास टाइम नहीं होता उतना कि मैं कंपनी के शेयर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, जो हम आगे बात करेंगे। तो हर किसी के पास या तो उतनी नॉलेज नहीं होती, या नॉलेज है तो टाइम नहीं होता। मान लो मेरा ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है या मेरी ऑलरेडी जॉब चल रही है, तो मैं उस पर फोकस करूँगा ना कि मैं एनालिसिस करने बैठ जाऊँगा, ठीक। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है? नथिंग बट इट इज ए इंटरमीडिएट बिटवीन इक्विटी मार्केट एंड पब्लिक। तो ये पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं और उस इकट्ठे पैसे को मार्केट में डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो रिटर्न मिलता है उसमें से अपना नॉमिनल एक्सपेंसेस निकाल के बाकी पैसा पब्लिक को या इन्वेस्टर को वापस कर दिया जाता है। तो म्यूचुअली फंड क्या होते हैं? दे आर प्रोफेशनली मैनेज्ड एंड दे पूल द फंड। तो एक तो ये फायदा क्या है, पूलिंग करते हैं फंड्स को, और पूलिंग करने से हमारा क्या होता है, एक वर्ड आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है हमारा, कि पुटिंग योर मनी इन डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट असेट्स क्लास। तो वो पॉसिबल इन डायरेक्ट मार्केट या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में पॉसिबल नहीं होता। मान लो मुझे सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक कंपनी के शेयर ले लूंगा, ज़्यादा से 2 या 3 कंपनी के ले लूंगा। बट अगर हम उस 10,000 को इन्वेस्ट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू, और उस म्यूचुअल फंड ने अगर 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो इनडायरेक्टली मेरे 10,000 रुपीज़ भी उन 50 कंपनी, उन 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो जाते हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर की और अलग अलग टाइप की कंपनी हो सकती है। तो डाइवर्सिफिकेशन हमारा हो जाता है। दूसरा, दे आर प्रोफेशनली मैनेज। प्रोफेशनली मैनेज मीन्स जो उस फंड को चलाने वाले हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना, कब निकालना, कब बेचना है, वो एक प्रॉपर फंड मैनेजर होता है, जिसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन भी होती है, प्रॉपर एक्सपीरियंस भी होता है। और उसका काम ही ये होता है कि वो देखता रहे मार्केट को और डिसीजन लेता रहे, और उसकी परफॉर्मेंस से ही उसका फ्यूचर भी सिक्योर रहता है। तो जो अच्छा फंड मैनेजर होगा वो चाहेगा कि उसका फंड ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे, क्योंकि तभी उसको भी अच्छा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी में प्रॉफिट मिलेगा, या उसको सैलरी अच्छी मिलेगी, और कल को वो दूसरी जगह भी जाएगा तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कि उसने पिछले फंड में क्या परफॉर्मेंस करके दिया है। तो हर कोई फंड मैनेजर चाहता है कि उसका म्यूचुअल फंड ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या इक्विटी मार्केट के थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन लेते हैं उसकी जो प्रोसेस इंक्लूड करती है 4 और 5 मेजर स्टेप। फर्स्ट वन इज द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, तो 5 स्टेप्स की हम बात करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो फर्स्ट स्टेप इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सबसे पहले हम एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे। पॉलिसी क्या होती है? जो हमें गाइड करती है कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, व्हाट स्टेप्स वी नीड टू फॉलो। अगर हम बिना पॉलिसी के चलेंगे तो कभी कुछ इन्वेस्ट कर देंगे, कभी दूसरा इन्वेस्ट कर देंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो पॉलिसी में मेनली चीज़ क्या देखते हैं, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, रेगुलर रिटर्न चाहते हैं या एक प्रॉफिट ज़्यादा चाहते हैं आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। तो वो दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अलग अलग होगी। तो एक यंग इन्वेस्टर है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, आज उसको पैसा इन्वेस्ट करना और उसको 20 साल 25 साल बाद पैसा चाहिए, उसकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अलग होगी। और एक जो रिटायर्ड पर्सन है, जो अभी रिटायर्ड हुआ, उसको हर महीने रिटर्न चाहिए अपना घर चलाने के लिए, तो उसकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अलग होगी। तो ऑब्जेक्टिव हमारा पहला क्लियर होना चाहिए कि वाई वी वांट टू इन्वेस्ट। सेकंड हमारा जो इसमें देखते हैं
रिस्क टॉलरेंस पावर। हर इन्वेस्टर की रिस्क टॉलरेंस पावर अलग अलग हो सकती है या होती है। कुछ बंदे बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं इजीली, कुछ बंदे रिस्क नहीं ले पाते। तो उसी हिसाब से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव को भी चूज करना होता है। तो सबसे पहले हमें अपने रिस्क टॉलरेंस पावर को या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को डिफाइन करना। अगर हम अपना खुद का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो अपना खुद का एनालाइज करेंगे। अगर हम किसी कस्टमर का पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बनाने जा रहे हैं, तो हमें उसका रिस्क टॉलरेंस को या रिस्क लेवल को एनालाइज करके उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ हम किस में करते हैं? पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। सेकंड आता है फिर सिक्योरिटी एनालिसिस। देन वी विल एनालाइज डिफरेंट सिक्योरिटीज और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव अवेलेबल टू अस। ठीक, तो मेरे पास हो सकता है 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है, तो उन 5 जितने ऑप्शन अवेलेबल है उन सबको मैं एनालाइज करूंगा, इवेलुएट करूंगा, कंपेरेटिवली कंपेयर करूंगा कि किस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है, कितनी रिटर्न है। ठीक है, डिफरेंट टाइप का एनालिसिस करूंगा मैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सो दैट सारी पिक्चर मुझे निकल करके आए। ठीक, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी एनालिसिस देन वी विल गो फॉर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। पोर्टफोलियो क्या है जो डिटेल में हम आगे भी बात करेंगे। तो पोर्टफोलियो इज नथिंग बट इट इज ए मिक्स ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट विच वी आर गोइंग टू हैव। तो हम कभी भी पैसा एक इन्वेस्टमेंट टूल्स में नहीं डालते, हम 2 या 2 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में टूल्स में रखते हैं। तो उनका जो मिक्सिंग है, उनका जो पोर्ट कम्बिनेशन है, दैट इज नोन एज पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो इज ए कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टूल्स विच वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट। ठीक, तो मान लो मेरे पास 20 लाख रुपए हैं और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें 5 लाख के शेयर खरीदूंगा, 5 लाख रुपए मैं एफडी में डालूंगा और 10 लाख में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। तो ये जो मेरा तीनों असेट्स क्लास मेरा क्या कहलाएंगे? पोर्टफोलियो। ठीक, तो हर किसी का अपना पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन आवर पॉलिसी, आवर रिस्क एपेटाइट, आवर गोल्स एंड बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस हम क्या डिसाइड करते हैं? पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करके देना पड़ता है, हमें करना पड़ता है एट द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ठीक, बट सिर्फ पोर्टफोलियो बनाने से काम नहीं चलेगा, उसको हमें रेगुलरली रिवाइज करना पड़ेगा, उसको हमें रिव्यू करना पड़ता है। तो पोर्टफोलियो रिव्यू एंड रिवीजन इफ रिक्वायर्ड। ठीक, तो अगर हम एक सर्टेन पीरियड के बाद से 1 ईयर या 6 मंथ के बाद मुझे अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना पड़ेगा कि वो जो मैं ऑब्जेक्टिव लेके चला था वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, जो मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न चाह रहा था वो मिल रहे हैं या नहीं। और अगर सब कुछ ठीक है तो नो प्रॉब्लम, चलता रहेगा। और अगर मुझे लगता है कि कुछ चेंज की जरूरत है तो हम पोर्टफोलियो को रिवाइज भी कर सकते हैं। कुछ एसेट्स को हम बेच सकते हैं, कुछ नई एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज पोर्टफोलियो रिव्यू एंड रिवीजन। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद मुझे ये करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने इन्वेस्ट किया उसको 5 साल 10 साल के लिए देखा ही नहीं और बाद में पता लगा वो तो जीरो ही हो गई। एक किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो आज खत्म ही हो गया। तो अगर उसको टाइमली हम रिव्यू कर लेंगे तो हो सकता है हम उसमें से टाइमली निकल जाएं, टाइमली एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये सब रहेगा पोर्टफोलियो रिवीजन। और लास्ट में हम इवैल्यूएशन करते हैं कि जो हमने सोचा था उतना रिटर्न हमें मिला या नहीं। तो हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिटर्न को एक्सपेक्टेड रिटर्न से। मालूम है एक पोर्टफोलियो बनाया और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इससे मुझे 15% रिटर्न एनुअली मिलेगा। तो हम लास्ट में देखेंगे 1 साल के बाद कि मुझे रिटर्न 15% मिला या उससे ज़्यादा मिला या उससे कम मिला। तो उसको इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो उस इवैल्यूएशन के बेस पे फिर हम नेक्स्ट ईयर चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, रिव्यू या रिवाइज कर सकते हैं। तो दीज आर द ब्रॉड प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे, फिर हम सिक्योरिटी एनालिसिस करेंगे, देन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करेंगे, देन 4th नंबर पे हम पोर्टफोलियो को रिव्यू और रिवीजन करते हैं और लास्ट में हम उसको इवेलुएट करते हैं। ठीक, तो अगर हम प्रोफेशनली कर रहे हैं तो इवेल्यूएशन से हमारा पता लगेगा कि जिसने ये प्रोसेस करी है उसने सही ढंग से प्रोसेस करी या नहीं। तो वो फंड मैनेजर का भी एक किस्म से इवेल्युएशन ये हो जाता है। ठीक, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो हम इसमें बात करते हैं, जब भी हम रिटर्न की बात करते हैं या पोर्टफोलियो की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमारे सामने 2 वर्ड आते हैं, वन इज द रिस्क और एक होता है हमारा रिटर्न। तो अभी रिटर्न की तो हमने ऑलरेडी बात की, रिटर्न तो हम बात की कि हम कितने रिटर्न चाहते हैं वो हम डिसाइड कर लेते हैं। बट एक जो वर्ड जो दूसरा आता है दैट इज रिस्क। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या है हमने ऑलरेडी बात की कि हमारे पास जो आप पैसा मेरे पास ऑलरेडी है उस पैसे को मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं बाहर लगा रहा हूँ पैसे को, चाहे मैं उसके लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, चाहे उससे गोल्ड खरीद रहा हूँ, या उसको बैंक वाले को दे रहा हूँ, या उसको किसी कंपनी वाले को दे रहा हूँ, या मैं अपने फंड मैनेजर को दे रहा हूँ। तो जब भी मैं पैसा दे रहा हूँ किसी को
तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी आ गया, तो वहाँ पे हमारा रिस्क हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं वो पैसा मुझे उतना मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा या उससे कम मिलेगा। तो यानी जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो रिस्क हमारा उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिस्क। तो रिस्क ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंस में होता है, रिस्क इज ए कॉमन वर्ड है। तो रिस्क क्या होता है अगर हम डेफिनेशन वाइज दें, रिस्क मीन्स व्हेन आउटकम इज नॉट सर्टेन, यानी जब हमें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला तो हम क्या कहते हैं रिस्क। जैसे हम कहते हैं कि बाइक पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, बाइक पे चलेंगे तो क्या होगा, रिस्क ज़्यादा है। रिस्क क्यों ज़्यादा है कि पता नहीं हम ठीक से पहुंच पाएंगे या नहीं, कहीं ऐसा भी हो सकता है, रिस्क है कि चांसेस है कि एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक। बट हम कहते हैं ट्रेन में रिस्क कम है। तो ट्रेन में रिस्क कम क्यों है, क्योंकि पिछला डेटा ये कहता है कि रेयरली ही एक्सीडेंट होता है, कभी कभी तो हो सकता है, बट इन कंपैरिजन टू बाइक रेल में रिस्क बहुत कम है, ठीक। सेम ऐसे हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, हम क्या कहते हैं बैंक में पैसा सेफ है, बैंक में रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो पैसा हम डालेंगे उस पर जितना इंटरेस्ट बैंक कमिट करेगा हमें उतना ही पैसा मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो अगर आज मैंने 1 लाख की FD करा दी और उस पर इंटरेस्ट रेट है 7%, तो मुझे 1 साल के बाद 1 लाख प्लस 7,000 इंटरेस्ट यानी 1,07,000 रुपीज़ ही मिलेंगे, ना उससे 1 रुपया कम मिलेगा ना उससे 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए हम क्या कहते हैं बैंक में पैसा सेफ है, रिस्क नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ या रियल एस्टेट में किसी प्लॉट में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे नहीं पता 1 साल बाद उस 1 लाख का कितना हो जाएगा। वो होने को 2 लाख भी हो सकता है और होने को 50,000 भी या 10,000 भी रह सकता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, ठीक। या रियल एस्टेट में भी हमारे लक चलता है, रिस्क है, वही पता नहीं बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो जब जितना आउटकम अनसर्टेन होगा, मोर द अनसर्टेनिटी मोर द रिस्क, ठीक। जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी उतना ही रिस्क हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक। तो फाइनेंशियल रिस्क में कौन सा आ गया हमारा, इन्वेस्टमेंट से रिस्क से मतलब क्या है, जब हमें नहीं पता कि रिटर्न कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी हम क्या कहेंगे वो उतना ही रिस्की एसेट्स है। इसलिए हम क्या कहते हैं शेयर मार्केट रिस्की है। या आजकल बिटकॉइन चल रहा है तो बिटकॉइन भी रिस्की है, पता नहीं कल को रेट क्या होगा, ठीक। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतना ही रिस्क ज़्यादा। पर बैंक में हम क्या कहते हैं रिस्क नहीं, क्योंकि मुझे पता है आज 1 लाख डालूंगा 1 साल बाद 1,07,000 ही मिल जाएगा। बट हालांकि वो कम है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन्फ्लेशन हमारी उससे कहीं ज़्यादा चल रही है। तो रिस्क के रीजन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिस्क हम मेनली बात करते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। 2 तरह के रिस्क की हम बात करते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है हमारा, जो पूरी मार्केट को होता है, पूरी इकोनॉमी के होता है, वो हमारा क्या कहलाता है सिस्टमेटिक रिस्क, और इट कैन नॉट बी अवॉइड। जैसे आज के टाइम बात करें तो अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, तो इसे पूरे वर्ल्ड की मार्केट इंपैक्ट कर रहे हैं, सारे शेयर उससे इंपैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा शेयर हो चाहे वो बुरा शेयर हो। अच्छे शेयर पे थोड़ा कम नेगेटिव इंपैक्ट है, बुरे शेयर पे ज़्यादा, बट ओवरऑल मार्केट पे इंपैक्ट है। तो ऐसे रिस्क को क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। तो अचानक कोई जैसे कोविड आ गया था आज से कुछ साल पहले, तो जैसे ही कोविड आया था तो सारे वर्ल्ड लेवल की मार्केट सारी ही डाउन चली गई थी और सारी कंपनियों के शेयर डाउन चले गए। तो इट इज मार्केट रिलेटेड है, कैन नॉट बी अवॉइड और वी कैन नॉट अवॉइड इट। तो अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में तो हमें इसके लिए तो रेडी रहना ही पड़ेगा। उसके लिए हम पोर्टफोलियो इस हिसाब से बनाते हैं कि रिस्क हमारा कम से कम रहे। बट एक दूसरी तरह का रिस्क होता है दैट इज नोन एज अनसिस्टमेटिक रिस्क, यानी जो सिस्टम का रिस्क नहीं है, दैट आर रिस्क रिलेटेड टू एनी कंपनी। किसी कंपनी स्पेसिफिक कोई रिस्क होता है। कुछ कंपनी होती हैं जो ज़्यादा रिस्की होती हैं, या तो उनका प्रोडक्ट वोलेटाइल है या उनके मैनेजमेंट में कोई इशू है, तो वहाँ पे अचानक से कोई बैड न्यूज़ आ जाए और उसका शेयर गिर जाता है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क। और कैन बी रिड्यूस, ये कम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो एनालिसिस, अच्छे से एनालिसिस करें, ऐसी कंपनियों से हम दूर रहें जहाँ पे रिस्क होने की चांसेस ज़्यादा है। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं रिव्यू अवॉइड इसको, बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट कंपनी, यानी डाइवर्सिफिकेशन। तो किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करके हम अलग अलग 5, 6, 7 कंपनी में इन्वेस्ट करें। मान लो मेरे पास 7 लाख रुपए हैं, तो एक तो था कि मैं एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करूं और मान लो उसी कंपनी में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा। बट उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस 7 लाख को 7 अलग अलग सेक्टर की अच्छी कंपनियों में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें। बाई चांस अगर एक कंपनी डाउन भी चली जाए तो बाकी 6 कंपनियों का जो प्राइस है वो उसको कवर कर देगा। तो अल्टीमेटली रिटर्न हमारी अच्छी पॉजिटिव ही रहेगी। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम कम करने के लिए बात इसमें करते हैं
इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में, तो हम एनालाइज अच्छे से करें प्लस पोर्टफोलियो अलग अलग बना के रखें ताकि हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकें। ठीक, और तो सिस्टमेटिक रिस्क को हमें अवॉइड करना होता है और अनसिस्टमेटिक रिस्क को हमें टैकल करना होता है कि पोर्टफोलियो बना के या एनालिसिस करके। रिटर्न हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। रिटर्न क्या इज द गेन और लॉस फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, इट इंक्लूड इनकम एज वेल एज कैपिटल अप्रिसिएशन। तो हमने ऑलरेडी बात की थी, जो रेगुलर इनकम हो सकती है या जो हमने एंड टर्म रिटर्न की बात की थी उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन। तो दो तरह की रिटर्न हमारी हो सकती है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप और ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। तो जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो दोनों चीज चलेंगी। तो इनमें क्या है, नॉर्मली क्या पाया जाता है, हायर द रिटर्न हायर द रिस्क, दोनों हमारे साथ साथ चलते हैं। तो अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू हैव लेस रिस्क तो रिटर्न भी आपका रिस्क लेस लेना है तो रिटर्न भी लेस होगा। तो एज ए रैशनल इन्वेस्टर हमें क्या करना होता है, मिनिमम रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे। तो हमारा एक पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो कम से कम रिस्क पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सके। तो दो पोर्टफोलियो को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो अगर दोनों का रिस्क लेवल सेम है तो जिसकी रिटर्न ज़्यादा होगी वो पोर्टफोलियो अच्छा माना जाएगा, और अगर दोनों पोर्टफोलियो का रिटर्न सेम है तो जिसकी रिस्क कम होगा वो अच्छा पोर्टफोलियो माना जाएगा। तो यानी हमारा फोकस किस पे रहता है, रिस्क को मिनिमाइज करना है और रिटर्न को मैक्सिमाइज करना। एक ऐसा लेवल पे हमें लेकर के आना है जहाँ पे मिनिमम रिस्क के ऊपर मैक्सिमम रिटर्न आए। ठीक, तो वही चीज़ हमें एज ए इन्वेस्टमेंट मैनेजर या एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर का देखना होता है। ठीक, नाउ लास्ट टॉपिक जो हमारा इसमें आता है, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिसिस। तो देयर आर टू टाइप ऑफ एनालिसिस की हम बात करते हैं, जो डिटेल में आने वाली यूनिट में बात करते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल। तो यहाँ पे हम जस्ट ओवरव्यू देखेंगे हमारा, डिटेल में आने वाले यूनिट में चैप्टर में बात करेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है हमारा, इट स्टडी इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी। ये फंडामेंटल फैक्टर को डिस्कस करता है कौन से 3 लेवल पे, पहला इकोनॉमी, देन इंडस्ट्री एंड देन कंपनी। तो अगर मैं किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मान लो आईसीआईसीआई बैंक में, तो पहले मैं देखूंगा इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है। देन बैंकिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से मतलब जिस कंपनी जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक हमारा किससे हो गया, बैंकिंग, तो मैं बैंकिंग का सेक्टर का देखूंगा क्या ग्रोथ के चांसेस है। और उसके बाद कंपनी, तो अगर मैं आईसीआईसीआई की बात कर रहा हूँ तो आईसीआईसीआई, यानी तीनों लेवल पे मैं एनालाइज करूंगा, कंपनी को भी करूंगा, इंडस्ट्री को भी करूंगा और इकोनॉमी को भी करूंगा। ठीक, फोकस ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली वी वांट टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी एक्चुअल में क्या वैल्यू होनी चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट की 2 वैल्यू होती है, एक होता है मार्केट प्राइस जिसपे मार्केट में चल रहा है, बट एक होता है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू। कई बार हम चीज़ लेने जाते हैं ना, मान लो मैं ये पेन लेने गया, दुकानदार कहता है 500 रुपये का पेन है, बट मुझे देखने में लग रहा है कि ये 100 रुपये का पेन है, तो मैं क्या कहूँगा, नहीं इसकी वैल्यू तो 100 रुपये बनती है, यानी इसकी एक्चुअल वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 रुपीज़ होनी चाहिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जिस शेयर को हम खरीदना चाह रहे हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होनी चाहिए। आज की डेट में कंपनी के फंडामेंटल के बेस पे, कंपनी के बैलेंस शीट के बेस पे, कंपनी की बिजनेस के बेस पे उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो वहाँ पे हम डिटेल में इसके कुछ मेथड की बात करते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट से हम देखते हैं कितनी कंपनी के पास एसेट्स हैं, कितने शेयर हैं, उससे डिवाइड करके हम पता लगाने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। मान लो मेरे एक एक्स कंपनी का शेयर लेना चाहता हूँ और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मान लो मेरी निकल के आई 1000 रुपीज़। ठीक, फिर मैं देखूंगा मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। अगर मार्केट में वो प्राइस चल रहा है 1200 रुपये, तो मैं क्या देखूंगा कि ये तो ऑलरेडी महंगा शेयर है। बट अगर मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है सिर्फ 700 रुपीज़, जबकि मेरा कैलकुलेशन क्या कहता है इसका प्राइस होना चाहिए 1000, तो इसका मतलब ये शेयर क्या है, अंडर वैल्यूड है, ये इसकी वैल्यूएशन अभी पूरी नहीं हुई है। तो इसमें चांसेस है कि आज जो ये 700 है ये कल को 1000 पहुंच जाएगा। तो हम ऐसे शेयर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसकी बात करते हैं, वैल्यूएशन की। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक हम ढूंढते हैं। तो एक अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस कौन माना जाएगा, जो ऐसे ऐसे शेयर ढूंढ के निकाले जिसका प्राइस तो कम है बट जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहीं ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड एक दूसरा एनालिसिस जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है और खासकर आपकी यंग जनरेशन में, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। ये रिसेंटली शुरू हुआ, इसकी डिटेल हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। बट ये वो क्या कहते हैं सिंपली कि वी नीड नॉट टू फोकस ऑन द फंडामेंटल। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी बैंक है या रिलायंस है या कोई भी है,
ना हमें उसकी बैलेंस शीट देखनी, ना उसका P&L देखना, ना उसकी सेल्स की डेटा देखना। वी नीड ओनली वन थिंग, दैट इज पास्ट प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा। कौन सा डेटा है ये? शेयर मार्केट का। यानी उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है पिछले कुछ सालों का डेटा हो। किसका डेटा? उसका प्राइस और उसका वॉल्यूम, किस किस रेट पे प्राइस हुआ शेयर का और किस वॉल्यूम पे वो चला है। बेस्ड ऑन दिस दे प्रिडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड। सिर्फ इन दो चीज़ों को स्टडी करके टेक्निकल एनालिसिस में हम फ्यूचर प्राइस को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो डिटेल में आने वाले वीडियो में इनकी बात करेंगे, ठीक। सो इन दिस टुडेज लेक्चर हमने क्या मेनली देखा? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, या व्हाट इज सेविंग, देन व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाई वी नीड टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट, क्यों करनी चाहिए, व्हाट आर द वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल, कौन कौन से अल्टरनेटिव है डिफरेंट एसेट्स की हमने बात की। देन रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, इनमें क्या रिलेशनशिप है, ठीक। और लास्ट में हमने बात की टू टाइप ऑफ एनालिसिस, दैट इज फंडामेंटल एंड टेक्निकल। और इसी बीच दौरान हमने बात की थी प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमने 5 स्टेप देखे। आने वाले वीडियोज में हम डिटेल में बात करेंगे इन स्टेप्स के ऊपर भी और ये 2 टाइप के एनालिसिस के ऊपर। और लास्ट यूनिट हमारी रहती है दैट इज पोर्टफोलियो, कि कैसे हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे उसको एनालाइज करते हैं, कैसे पोर्टफोलियो को कंपेयर करते हैं, ये सारा इसमें रहने वाला है। तो इट इज़ वेरी यूजफुल भी है, इंटरेस्टिंग भी है एंड यूजफुल नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए तो यूजफुल है ही है। तो जैसे ही आपके अभी एग्जाम होंगे, BBA है चाहे MBA है, तो हर एग्जाम है, चाहे वो मिड टर्म MT है या एंड टर्म है, प्लस इंटरव्यू में भी हमारे जो फाइनेंस रिलेटेड इंटरव्यू हम देने जाएंगे किसी भी कंपनी का, तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी उसमें रहते हैं। प्लस जो एक जनरल पर्सन है, पब्लिक है, जो कि इन्वेस्टमेंट या तो कर रही है या आने वाले टाइम में करने वाली है, उसके लिए भी ये सारे टर्म्स और ये सब्जेक्ट रहेगा। तो इसको हम धीरे धीरे और अच्छे तरह से करेंगे। प्लस मैं चाहूँगा कि आप वीडियो के नीचे कमेंट्स भी दें, ठीक। क्या आप इसमें स्पेशली डिस्कस करना चाहते हो, किस तरह से आप इसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक। तो उसी हिसाब से हम अपने आने वाले वीडियो को मॉडिफाई करेंगे, ठीक। तो लास्ट में जैसे हर बार हम करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नंबर 1 इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। दूसरा इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो अपना चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करिए और अपने जो भी नोन है उनको भेजिए, ठीक। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।